कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NS पब्लिसिटी, नंबर 1 क्रिएटिव आउटडोर एजेंसी ऑफ इंडिया। सह प्रायोजक हैं JK 1947 नरमा पेश करता है किसान लखपति योजना। अन्नदाता अन्नदाता मीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। खरीफ मूंग उड़द की वैज्ञानिक खेती पर जानकारी, लीची की सफल खेती एक किसान का अनुभव, खरीफ मौसम में ली जाने वाली दलहनी फसलों के अंतर्गत मूंग एवं उड़द की खेती हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है, परंतु खेती की परंपरागत विधियों, देशी किस्मों का चयन एवं वैज्ञानिक प्रबंधनों की जानकारी के अभाव में किसानों को इस फसल से उतनी उपज नहीं मिल पाती जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। अगर आप खरीफ मूंग या फिर उड़द की खेती करने जा रहे हैं तो कौन से वैज्ञानिक प्रबंधनों को अमल में लाएं, आइए जानते हैं इस अंश में। उड़द एवं मूंग की उन्नत खेती। उड़द एवं मूंग भारत में उगाई जाने वाली प्राचीनतम फसलें हैं। विभिन्न फसलों के साथ एवं फसल चक्रों में उगाए जाने के कारण दलहनी फसलों में उड़द एवं मूंग का प्रमुख स्थान है। भारत में इनकी खेती दलहनी फसलों के कुल क्षेत्रफल के लगभग 30% भाग में विभिन्न ऋतुओं खरीफ, रबी एवं बसंत में मैदानी क्षेत्रों से लेकर समुद्र तल से 1820 मीटर की ऊंचाई तक होती है। भारत में उड़द एवं मूंग की खेती लगभग 60 लाख हेक्टेयर में की जाती है। मूंग एवं उड़द की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन सबसे उपयुक्त भूमि दोमट होती है। मूंग एवं उड़द की खेती के लिए 2-3 हैरो लगाकर या कल्टीवेटर करके पाटा लगा देना चाहिए। बुवाई से पहले खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है, जिससे अच्छा जमाव हो सके। प्रजाति का चुनाव। अच्छी उपज लेने के लिए कम समय में पककर तैयार होने वाली निम्न प्रजातियां उपयुक्त रहती हैं। मूंग की प्रजातियां उड़द की प्रजातियां बीज की मात्रा। मूंग की 25 से 30 किलोग्राम तथा उड़द की 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बुवाई की विधि। मूंग एवं उड़द की बुवाई देशी हल के पीछे कुड़ों में 4-5 सेंटीमीटर की गहराई पर करना चाहिए।
तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इसकी बुवाई सीड ड्रिल के द्वारा भी आसानी से की जा सकती है। बीज शोधन। उड़द एवं मूंग के बीजों को 2.5 ग्राम थीरम एवं 1 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधन करना चाहिए। इससे प्रारंभिक अवस्था में रोग शोधक क्षमता बढ़ती है और बीज का जमाव अच्छा होता है एवं पौधों की संख्या में कमी नहीं होने पाती। बीज उपचार। उपयुक्त बीज को शोधित करने के बाद एक बोरे पर फैलाकर बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें, जिसकी विधि इस प्रकार है। आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ घोल लें। इस घोल में 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर का पूरा पैकेट मिला दें। इस मिश्रण को 10 किलोग्राम बीज के ऊपर छिड़क कर हल्के हाथ से मिलाएं, जिससे बीज के ऊपर एक हल्की परत बन जाए। इस बीज को छाया में 1 से 2 घंटे तक सुखाएं, तत्पश्चात बुवाई करें। उर्वरकों का प्रयोग। मूंग की अच्छी पैदावार के लिए प्रति हेक्टेयर 10 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम गंधक बुआई के समय कूड़ों में देना चाहिए। इसी प्रकार उड़द की फसल में 15 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय कूड़ों में देना चाहिए। दलहनी फसलों के लिए फॉस्फेट पोषक तत्व की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। रासायनिक उर्वरकों से दिए जाने वाले फॉस्फेट पोषक तत्व का काफी भाग भूमि में अनुपलब्ध अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। भूमि में अनुपलब्ध फॉस्फेट को उपलब्ध दशा में परिवर्तित करने के लिए फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया (PSB) का कल्चर बहुत ही सहायक होता है। इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु राइजोबियम कल्चर के साथ साथ फॉस्फेट की उपलब्धता बढ़ाने के लिए PSB का भी प्रयोग करना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। पहली सिंचाई करने के बाद निकाई करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। खरपतवारों का नियंत्रण पेंडिमेथलिन 30 EC रसायन की 3.3 लीटर मात्रा को 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर बुआई के बाद छिड़कने से भी किया जा सकता है। आवश्यकता यह है कि फसल को बुआई से 40 से 45 दिन तक खरपतवार रहित रखना चाहिए। फसल सुरक्षा। मूंग एवं उर्द दोनों फसलों में प्रायः पीले चित्रवर्ण मोज़ेक रोग का प्रकोप होता है। इस रोग के विषाणु सफेद मक्खी द्वारा फैलते हैं। इसकी रोकथाम के लिए समय से बुवाई करना चाहिए। पीले चित्रवर्ण से सहिष्णु मूंग की प्रजातियों जैसे पंत मूंग 2, सम्राट एवं नरेंद्र मूंग 1 तथा उर्द की पंत U35 एवं नरेंद्र उर्द 1 की बुवाई करनी चाहिए। इसके अलावा पीले चित्रवर्ण दिखते ही पौधों को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। सफेद मक्खी दिखने पर मिथाइल ओ डिमेटॉन 25 EC या डाइमेथाइट 30 EC की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। थ्रिप्स। इस कीट के शिशु एवं प्रौढ़ दोनों पत्तियों पर फूलों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और फूल भी गिरने लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मिथाइल ओ डिमेटॉन 25 EC या डाइमिथोएट 30 EC को 1 लीटर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। लगन और मेहनत की बदौलत जिंदगी में इंसान कुछ भी कर सकता है और सब कुछ संभव हो सकता है। और ऐसी ही कहानी है ग्राम नयानगर जिला समस्तीपुर के एक प्रगतिशील किसान सुधांशु कुमार की, जो कि 15 एकड़ जमीन में 1100 लीची के पौधे लगाकर उनसे लगभग 17 लाख रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही किसानों के बीच प्रेरणा का स्रोत भी बने हुए हैं। तो किसान भाइयों, आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं कि उनकी सफलता की कहानी आखिर कहां से शुरू हुई। मैं जानता हूं आज के ज़माने में लोग खेती को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि मैं एक पब्लिक स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का हूं, सेंट पॉल स्कूल दार्जिलिंग से, और मैंने अपना BA और MA हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। और हमको एक नौकरी मिली असिस्टेंट मैनेजर का टाटा टी गार्डन मुनार में। लेकिन बाय चॉइस हम पिछले 30 साल से अपने गांव में खेती कर रहे हैं और मेरा मानना है कि खेती बहुत मुनाफे का काम है, बशर्ते आप इसको वैज्ञानिक तरीके और मैकेनिकल हेल्प लीजिएगा, तब आपको एक्चुअल बेनिफिट खेती का आपको मिलेगा। हमारे बागीचा में जहाँ लगभग 1100 पेड़ हैं,
यहाँ अगर हम लोग औसतन जोड़ते हैं तो 3000 रुपया प्रति पेड़ हम लोग को आता है और खर्चा 250 रुपये प्रति पेड़ होता है। खर्चे के अंतर्गत हो गया इरिगेशन, फर्टिलाइज़र, कैनोपी मैनेजमेंट, फल तुड़ाई प्लस इसका सिक्योरिटी, ये सब मिला के 250 रुपये का खर्चा बैठता है पर प्लांट। और अगर प्लांट और पर ट्री जो इनकम आता है उसको जोड़ने से अप्रॉक्सीमेट इनकम इस 15 एकड़ के ऑर्चर्ड से लगभग 25 to 27 लाख मतलब होना चाहिए। लेकिन उसको एवरेज आउट करने के लिए, क्योंकि हर एक साल चाइना फलता है, एक साल नहीं फलता है, और शाही में भी एक साल ज़्यादा फलता है, एक साल कम फलता है, तो इसको अगर एवरेज आउट हम करेंगे तो पर ईयर 18 लाख रुपीज़ का इनकम 15 एकड़ इस ऑर्चर्ड से हमें आता है, और आपको भी ये आ सकता है। पोटेंशियल बताना चाहता हूँ, अभी भी पेड़ यंग है, पूरी तरह से बड़ा नहीं हुआ है पेड़। मेरा आंकड़ा है कि अनदर 5 साल में इस 15 एकड़ के ऑर्चर्ड को 30 लाख रुपए देने की क्षमता है, जिस क्षमता के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जहाँ तक एक्सपेंस का सवाल आता है, हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 250 रुपये पर पेड़ हम लोग एक्सपेंस पकड़ते हैं, और 250 के हिसाब से लगभग 2.25 लाख रुपया एक्सपेंस आता है प्रति साल इस ऑर्चर्ड में। तो उस हिसाब से अगर देखिएगा 20 लाख या 18 लाख अगर आपको ग्रॉस इनकम आ रहा है, अगर 2.5 लाख रुपया एक्सपेंस हो रहा है, तो मैं किसान भाइयों का इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि एक्सपेंस काटने के बाद भी लगभग 15 लाख से 16 लाख रुपया बचता है हमको इस ऑर्चर्ड से। और अगर पीक सीज़न पकड़ा जाए तो ये 20 लाख भी जा सकता है, ये पोटेंशियल है इसका। और अगर 250 रुपये का हम अगर ब्रेक डाउन करें तो इसमें लगभग 50 रुपये इरीगेशन का हो गया, 100 रुपया स्प्रे और फर्टिलाइज़र और खाद का हो गया, और 100 रुपया मेंटेनेंस में जाता है, जैसे चूना लगाना है, कटिंग करना है, ड्रिप पाइप बिछाना है, मेंटेनेंस जो साल भर जो सिक्योरिटी है, रखवार जिसको बोलते हैं, ये सारा एक्सपेंस को हम लोग अनदर 100 रुपीज़ मानते हैं। और इस 100 रुपीज़ में पर ट्री में लीची के समय तोड़ने का भी एक्सपेंस इसी में शामिल है। तो अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 250 रुपये प्रति पेड़ एक्सपेंस आता है। तो 250 प्रति पेड़ एक्सपेंस, और उधर हम लोग औसत 3000 रुपये प्रति पेड़ ग्रॉस ये अगर देख रहे हैं, तो 250 काटने के बाद फिर 2500 रुपया 2750 रुपया इनकम ऑन एन एवरेज बैठ रहा है। और ये तो हो गया इसका इकॉनमी। 1100 पेड़ लीची का है, और ये 60-40 रेशो में है, 60% शाही है और 40% चाइना है। और इसको जान के हम लोग इस रेशो में लगाते हैं सो दैट कि लेट वैरायटी भी लीची हमारे पास रहे और अर्ली भी रहे। लेकिन दोनों लीची में फ़र्क ये है कि शाही का रेट ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और लोग ज़्यादा खोजते हैं। चाइना जो है सो वो भरपूर मात्रा में फलता है, तो इसीलिए दोनों एक दूसरे को ऑफसेट करता है प्राइस में। लेकिन ज़्यादा लोग आजकल शाही लगा रहे हैं क्योंकि उसका डिमांड ज़्यादा है और उसका रेट ज़्यादा है। और ये लाइन टू लाइन 24 फीट की दूरी पर लगी हुई है, और पौधा से पौधा भी 24 फीट है। ये हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड नहीं है, अब जो भी ऑर्चर्ड लग रहा है वो हाई डेंसिटी लग रहा है। इस दूरी से लगभग अप्रॉक्सीमेटली 70 से 72 पेड़ लगते हैं 1 एकड़ में, 24 फीट बाय 24 फीट में। और ये पूरे बागीचे में ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ है और माइक्रो स्प्रिंकलर लगा। जहाँ तक रोग का सवाल है लीची में, आम से अगर हम तुलना करें तो लीची में काफ़ी कम रोग लगता है, लेकिन फिर भी जो सबसे ख़तरनाक रोग है वो है फलने के बाद सीड बोरर, जिसके चलते सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। रोग में लीची माइट एक प्रॉब्लम है, जो पत्ते के नीचे एक मखमल सा परत पड़ता है। ये मैकेनिकल और इंसेक्टिसाइड दोनों तरीक़ा से कंट्रोल करना होगा। मैकेनिकल ज़्यादा, मैकेनिकल मतलब उस पत्ता को तोड़ के जलाना पड़ता है, और प्रिवेंटिव स्प्रेज पीरियडिकली करना पड़ता है। खास करके बोरर नहीं आए लीची के फल में, उसके लिए बिल्कुल सिस्टमैटिक स्प्रे करना, राइट फ्रॉम पहला डॉट जो लाली का आता है उस समय से एवरी 12 डेज़ पे ये स्प्रे होता है। 15 डेज़ 20 डेज़ तुराई के पहले ये स्प्रे बंद हो जाना चाहिए, तभी आपको स्वस्थ फल बिना बोरर का मिलेगा। एक समीक्षा करें
तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है टाइम पर खाद देना और उसको स्प्लिट डोज में देना। जून के पहली बारिश पड़ने पर और फल जब लौंग के इतना बड़ा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग लौंग के समय वाला फर्टिलाइज़र डोज कोई देता नहीं है, लेकिन आप दे के देखिए इससे कितना फ़र्क पड़ता है। तुड़ाई के तुरंत बाद कैनोपी मैनेजमेंट, छटाई, डेड प्लांट्स ब्रांचेस को हटाना, पेड़ को बीच से खोलना। अगर आपके बागीचे में धूप ज़मीन तक पेड़ के बीच से नहीं आ रही है, उसका मतलब आपका कैनोपी मैनेजमेंट सही नहीं है, और जब तक कैनोपी मैनेजमेंट सही नहीं होगा फल का मात्रा नहीं रहेगा। और थर्ड, इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन हम बिल्कुल रेकमेंड नहीं करेंगे। आपको ड्रिप लगाना होगा। अगर आपको तिगुना मुनाफा चाहिए अपने बागीचा से तो आपको ड्रिप लगाना होगा, और उसके साथ अगर आप सक्षम हैं तो स्प्रिंकलर लगाइए, क्योंकि पछिया के समय में बहुत ज़्यादा लीची नुकसान होता है। और स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर लगाने से हम अपने बागीचा को ह्यूमिड और ठंडा रख सकते हैं। तो 3 बिंदुओं पर अगर हम लोग ध्यान दें, फर्स्ट फर्टिलाइज़र का डोज, सेकंड कैनोपी मैनेजमेंट, थर्ड इरिगेशन, ये 3 चीज़ अगर आप संभाल लें अपने बागीचा में तो मेरा मानना है कि जो अभी आपको उपज हो रहा है इससे तिगुना होना है उपज। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे है बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। झरबेरा फूल की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्य, खेल नाम है इसका, जिसकी खबर आपको देते हैं सिर्फ ईटीवी स्पोर्ट्स में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। जिन किसान भाइयों ने हाईटेक फार्मिंग के अंतर्गत झरबेरा फूल की खेती की है, वो फसल की देखरेख और फूलों की तुड़ाई के समय कौन कौन सी सावधानी बरतें, जानते हैं एक प्रगतिशील कृषक कुंवर प्रताप सिंह से। मैंने 3 साल पहले अप्रैल 2012 में झरबेरा प्लांट को पैदा करने के लिए 2 पॉली हाउस लगाए थे। इन पॉली हाउस में विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न ऋतुओं में फसल अच्छी हो रही है। इस गर्मी में हम अच्छे फूलों की पैदावार लेने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान, जैसे जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो हमें अपने प्लांट्स को, अपने पॉली हाउस को पानी के जरिए थोड़ा ठंडा रखना चाहिए, जो कि स्प्रिंकल को हमें दिन में कम से कम 4-5 बार चलाते रहना चाहिए। और जो हमारे बेड हैं उन बेड पे लगातार दूसरे दिन, तीसरे दिन हम मॉइस्चर इस तरह रखें कि उसमें मॉइस्चर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहे। दूसरे, जो भी इसमें खर पतवार हो और दूसरी तरह के घास हो उन्हें निकालते रहना चाहिए और उसकी समय समय पर देखभाल करते हुए निराई करते रहना चाहिए। नहीं करेंगे तो हमारे एक इसमें वाइट फ्लाई नाम की मक्खी आ जाती है, जो कि इसकी जड़ों में पैदा हो जाती है और वो 2-3 दिन अगर रह जाएं तो उसके बाद वो बहुत बड़ी संख्या में बन जाती है और वो फूलों का जूस, जो रस होता है, वो चूसने लगती है और हमारी पैदावार अचानक बहुत कम हो जाती है। इसलिए हमें इसकी निराई गुड़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरे, जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारा मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है। मॉइस्चर कंटेंट करने के को एक स्थायी रूप देने के लिए, जो कि 70 से और 85% तक रहना चाहिए, तो हमें समय समय पर उस विशेष रूप से पानी देता रहना चाहिए, जिससे कि हमारा जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा ठीक रहे और ह्यूमिडिटी भी ठीक रहे। नहीं तो हम 2 तरह के बीमारियों से परेशान हो जाते हैं। एक, माइट, जैसे गर्मी शुरू होती है तो माइट आ जाती है, जिससे माइट का ये एक इस तरह पता चल जाता है कि हमारे जो पत्ते हैं वो प्लास्टिक की तरह हो जाते हैं
और दूसरे लीफ माइनर आ जाता है। लीफ माइनर एक तरह से मकड़ी होती है जो कि पत्ते के पीछे की तरफ से वो पत्तों का पूरा जूस चूस लेती है और पत्ते हमारे गलने लगते हैं, सूखने लगते हैं और फूलों का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसी तरह गर्मी होते ही हम इन 3 व्हाइट फ्लाई, लीफ माइनर और माइट की विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसका समय समय पर उपचार बहुत जरूरी है। ये जो एज पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फूलों का साइज लगभग 12 सेंटीमीटर होना चाहिए। 12 सेंटीमीटर डाया का फूल होना चाहिए और स्टेम 350 से 450 मिलीमीटर ऊंची होनी चाहिए। उसके लिए अगर हमारी कोई बीमारी नहीं लगती है, हमें किसी भी बीमारी को लगने नहीं देना चाहिए और समय समय पर स्टेम के लिए हमें कैल्शियम नाइट्रेट और फूलों के साइज के लिए 20-20-20 और 0-52-35 और 0-0-52 का स्प्रे समय समय पर करते रहना चाहिए और बीच बीच में हमें बायोकेमिकल्स भी यूज करने चाहिए, जिससे कि फूलों का साइज और फूलों की चमक लगातार बनी रहे और हमें मार्केट में एक अच्छा प्राइस मिलता रहे। और किसान भाइयों, आपको फूल भेजने के लिए सबसे अच्छा समय है कि फूल को पैकिंग तोड़ना हमें सुबह चाहिए और पैकिंग लगभग शाम को 6 बजे के बाद ही डब्बों को बंद करके भेजना चाहिए। बॉक्स में हमें 6-6 की लाइन में एक तरफ एक लाइन लगाए, दूसरी तरफ दूसरी लाइन, और इस तरह एक बॉक्स में हम 500 फूलों को पैक करते हैं और उसे उसके ऊपर डब्बा कवर करने के बाद अपना मंडी में जहाँ भी जिस भी ट्रेडर्स को भेजना होता है उस ट्रेडर्स को भेज देते हैं। इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने पॉली हाउस से एक अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला दरभंगा से कैलाश कुमार यादव जी, आप अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से बीज खरीदते समय रखी जाने वाली सावधानियों पर विस्तार से जानकारी चाहते हैं, तो कैलाश चंद्र जी आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप बीजों को खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपको किस फसल की कितने क्षेत्र में खेती करनी है। उसी के अनुरूप आप बीज की खरीदारी करें। अनावश्यक तथा अत्यधिक मात्रा में बीज की खरीदारी नहीं करें। यदि आपको बीजोत्पादन करना है तो आधार बीज हेतु प्रजनक बीज की आवश्यकता पड़ेगी। उसी तरह यदि प्रमाणित बीज का उत्पादन करना है तो आधार बीज की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए विभिन्न प्रकार के बीजों के पैकेट के ऊपर विभिन्न रंगों के टैग लगे रहते हैं। उसे देखकर आप बीज की श्रेणी की पहचान कर सकते हैं। जैसे आधार बीज के लिए सफेद टैग का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह प्रमाणित बीज के लिए नीले रंग के टैग का प्रयोग किया जाता है तथा प्रजनक बीज के लिए सुनहरा पीला रंग का प्रयोग किया जाता है। आप हमेशा अच्छी साख वाली विश्वसनीय एवं पंजीकृत दुकान से ही बीज को खरीदें। साथ ही ये भी देख लें कि बैग कहीं से कटा फटा तो नहीं है और कहीं हाथ से सिलाई तो नहीं की गई है एवं बैग की सिलाई के अंत में सील दुरुस्त है। बीज की प्रमाणीकरण वैधता समय सीमा समाप्त हो गई हो या जल्दी ही समाप्त होने वाली हो तो ऐसे बीज को नहीं खरीदना चाहिए। किसान भाइयों, अब आइए बात करते हैं उर्वरक खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातों की। तो उर्वरक को भी बीज की तरह विश्वसनीय संस्था से ही खरीदें, क्योंकि उर्वरकों में आजकल मिलावट की काफी शिकायत मिल रही है। खुला हुआ उर्वरक नहीं खरीदना चाहिए, हमेशा इनका पूरा बैग ही खरीदें। साथ ही यह भी देख लें कि कहीं बैग कटा फटा तो नहीं है या कहीं से हाथ से सिलाई तो नहीं की गई। इसके अलावा ये भी देख लेना जरूरी है कि उर्वरक के बैग में ढेले तो नहीं बन गए हैं। ऐसे उर्वरकों को नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इनकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। किसान भाइयों, अब आइए बात करते हैं शाकनाशी, कीट एवं रोगनाशी रसायन खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातों की। तो इनको भी बीज एवं उर्वरक की तरह ही विश्वसनीय संस्था से खरीदें एवं खरीदते समय इनके उपयोग की अंतिम तिथि अवश्य देख लें। जिनके उपयोग की अंतिम तिथि समाप्त हो गई हो उसे कदापि न खरीदें। इनके डिब्बे किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं होने चाहिए।
और रिसाव युक्त रसायन के डिब्बों को भी नहीं खरीदना चाहिए। डिब्बों की सील टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखें, बीज, उर्वरक तथा रसायन खरीदते समय दुकानदार से पक्की रसीद लेना न भूलें, जिस पर खरीद का दिनांक, खरीद की गई वस्तु का नाम, मात्रा, मूल्य, बैच नंबर तथा उपयोग की अंतिम तिथि आदि सभी सूचना रसीद पर लिखी होनी चाहिए। किसान भाइयों, बताई गई इन बातों को ध्यान में रखकर यदि आप बीज, उर्वरक एवं रसायनों की खरीद करते हैं तो आप धोखा एवं नुकसान से बच सकते हैं। साथ ही आप इन कृषि आदानों के प्रयोग से आने वाले समय में अधिक उपज प्राप्त कर लाभ कमा सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। विश्व मरुस्थल दिवस पर अन्नदाता की विशेष प्रस्तुति, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे NS Publicity, नंबर 1 क्रिएटिव आउटडोर एजेंसी ऑफ इंडिया। सह प्रायोजक थे JK 1947 नरमा पेश करता है किसान लखपति योजना।